हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार देख लिया है और वो मुख्यतः 3 प्रकार का था, जिसमें से पहला प्रकार था शांत यानी टर्मिनेटिंग, और दूसरा था अशांत तथा आवर्ती, और तीसरा था अशांत तथा अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इन 3 प्रकार के दशमलव प्रसार में से जो पहले 2 प्रकार के थे वो परिमेय संख्याओं के थे। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 ही तरह का होता है, शांत यानी टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा होता है अशांत तथा आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग के साथ वो रिपीटिंग होता है, यानी उसमें हम बार लगा करके लिख सकते हैं। लेकिन जो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार सिर्फ एक ही प्रकार का होता है और वो है अशांत तथा अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब हम बात यहां पर करने जा रहे हैं कि परिमेय संख्याओं के बारे में पहले बात करते हैं। परिमेय संख्याओं का अगर हमें दशमलव प्रसार लिखना है तो 2 तरीके हैं, या तो हम भाग दे करके दशमलव प्रसार उसका ज्ञात करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, कैसा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम बिना भाग दिए हुए भी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत तथा अनावर्ती होगा, ये बता सकते हैं। उसके लिए हमें एक नियम पता होना चाहिए, उस नियम के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो नियम क्या है कि परिमेय संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। इसमें जो डिनोमिनेटर है यानी हर है वो Q है। Q का रूप अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का अगर डिनोमिनेटर है यानी हर है, इसका अर्थ क्या हुआ, पहले तो यहां समझ लेते हैं कि यहां पर जो n m है वो क्या है, n तथा m पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं जानते हैं, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या है, 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारी पूर्ण संख्याएं यानी n और m के जो मान होंगे वो इनमें से ही कोई होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें से 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी पावर हो सकती है। तो इसमें 3 संभावनाएं बनती हैं। पहली संभावना बनती है कि अगर n का मान 0 हो जाए तो फिर जो q है उसका रूप हो जाएगा 5 की पावर m, तब भी ये शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक। और m को अगर 0 रख दें तो q का मान 2 की पावर n हो जाएगा, केवल इसमें 2 की पावर आएगा, ये भी शांत होगा। और फिर अगर n और m दोनों 0 नहीं है तो आपको q का रूप 2 की पावर n और 5 की पावर m दोनों के रूप का मिलेगा, तो भी शांत होगा। तो अर्थ ये निकलता है कि इसका मतलब हुआ कि डिनोमिनेटर का अगर हम गुणनखंड करें तो गुणनखंड में 2 और 5 को छोड़ करके कोई भी अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स नहीं आने चाहिए। तो अभाज्य यानी प्राइम फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो प्राइम नंबर्स या अभाज्य गुणनखंड की अगर आप बात करते हैं तो इसका अर्थ हुआ 2 3 5, ये सारी अभाज्य संख्या है, 7 11 13 19 17 एक्सेट्रा आदि आदि, ये सारी की सारी कैसी अभाज्य संख्या है। इसमें से 2 को हटा लेते हैं, 5 को हटा लेते हैं। ये अब 2 और 5 को छोड़ करके अगर कोई भी एक, जैसे 3 अगर गुणनखंड में आ गया या 7 अगर गुणनखंड में आ गया या फिर 11 13 में से कुछ भी आ गया तो फिर ये परिमेय संख्याएं अशांत तथा आवर्ती हो जाएंगी। तो शांत होने के लिए केवल 2 या 5 या दोनों, इसके अलावा कोई और गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड नहीं आने चाहिए। तो ये है नियम जिसको हम देख करके बिना भाग दिए हुए बता सकते हैं कि अशांत होगा या शांत होगा। चलिए अब एक उदाहरण से इसको समझ लेते हैं, आसानी से समझ आ जाएगा। उदाहरण ये है कि अगर हमें कोई संख्या जैसे दे दी जाए कि 17/8 है, 17/8 ले लिया हमने। अब हमें ये पता लगाना है बिना भाग दिए हुए कि ये शांत है या अशांत है। तो उसके लिए हम जो डिनोमिनेटर है, तो इसका जो डिनोमिनेटर 8 है उसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो पहले 2 से भाग दे देंगे, 4 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे, 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब 3 बार, तो 1 2 3, तो 2 की पावर 3 आ गया। तो अब 17/8 को हम लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3। तो अब इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत यानी टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि ये हमारे इस नियम का पालन कर रहा है। इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस रूप का है जिसमें आपको 2 की तो पावर मिल रही है, इसका मतलब 5 की पावर नहीं आ रही है, तो 5 का मान क्या होगा, 0 होगा। तो फिर ये इस रूप का हमें मिल रहा था m0, ये वाला फॉर्म कि m का मान 0 है, q का मान 2 की पावर n है। तो हमें पता चल गया कि ये शांत यानी टर्मिनेटिंग दशमलव आएगा। अच्छा, अब दूसरी बात,
कि इसका दशमलव प्रसार कैसे निकाला जाए, तो उसमें भी दो तरीके होते हैं। एक तो आप भाग से निकाल सकते हैं, जो आप जानते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है इसमें डिवाइड करके भाग करके हम दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। लेकिन बिना भाग दिए हुए अगर हमें दशमलव प्रसार लिखना हो, उसका भी तरीका है और बहुत आसान सा तरीका है। उसके लिए हमें एक नियम समझना होगा, जो कि हम लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं। छोटी क्लास में भी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि दशमलव हम लोग कैसे लिखते हैं, खास तौर से इस तरह के प्रश्नों में। जैसे मान लीजिए हमें दे दिया जाए 17/10, ये दिया, तो जब डिनोमिनेटर यानी हर में 1 और उसके बाद जीरोस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, दशमलव बिना भाग दिए हुए लिख लेते हैं, भाग देने की जरूरत नहीं होती। कैसे गिनते हैं कि कितने जीरो हैं इसके डिनोमिनेटर में, तो एक जीरो है तो एक अंक दशमलव बाईं तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो यहां पर हम इसको जब दशमलव प्रसार लिखना चाहेंगे, एक जीरो है तो 7 के बाद यहां पर यानी 1 और 7 के बीच में दशमलव लग जाएगा, 1.7 आ जाएगा। अगर यही 17/100 होता तो फिर हमने यहां देखा दो जीरोस हैं, तो दो अंक दशमलव बाईं तरफ जाएगा, 1 2 गिना तो आ गया दशमलव एक साथ, तो फिर जीरो लगाना पड़ेगा, 0.17 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर ऐसे ही 17/1000 हो जाए तो फिर ये 7 तब क्या होगा इसमें 1 2 3, तो 1 2 जब दो ही डिजिट आपके पास है तो एक फिर जीरो लगा के तब दशमलव लगाएंगे और फिर जीरो लगा देंगे। तो इस तरह से दशमलव प्रसार लिखा जा सकता है बिना भाग दिए हुए। अगर डिनोमिनेटर में 10 की पावर्स आ रही है, यानी ये 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है, जितनी पावर्स होंगी उतने जीरोस होते हैं। तो आप पावर में भी देख सकते हैं, इसको हम ये कह सकते हैं 17/10 क्यूब है, तो 3 पावर है तो 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये दशमलव प्रसार इसका ये वाला मिल जाएगा। तो 10 की पावर्स में है तो भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट, जितनी पावर होगी दशमलव बाईं तरफ उतने अंक शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको हम आधार बना करके बिना भाग दिए हुए इसको कैसे बदलेंगे, इसका नियम सीख लेते हैं। अच्छा, एक नियम की हमें और जरूरत पड़ती है। वो नियम क्या है? वो नियम ये है कि अगर हमें 2 की पावर, जैसे यहां पर हमें कि a की पावर m और इंटू b की पावर n दिया हो, m यानी आधार अलग अलग है लेकिन घातें समान हैं, तो हम आधार का गुणनफल कर सकते हैं और एक ही घात m लिख सकते हैं। ये नियम है, घातांक का नियम है, और ये हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, आगे चैप्टर में है भी। तो हम इस तरह से देखेंगे कि अगर पावर सेम हो तो आधार को गुणा किया जा सकता है। तो अब इस नियम को हम यहां कैसे पालन करेंगे? हमें करना क्या है, अगर यहां पर 2 है तो आपको पता है कि 10 जो है, 10 के गुणनखंड होते क्या हैं, 2 और 5 होते हैं। 10 को हम 2 into 5 लिखते हैं। तो अगर हम लोग डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर्स को बराबर ले आए, यानी उनकी घातें बराबर कर दें, तो हम इसको फिर दशमलव में बिना भाग दिए हुए बदल सकते हैं। तो करेंगे क्या उसके लिए? हमारे पास 2 क्यूब दिया है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 क्यूब के साथ 5 क्यूब होता तो हमारा काम बन जाता। कैसे बन जाता? घातें समान हो गई तो 2 into 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 और 5 का गुणनफल 10 हो जाएगा। 10 क्यूब 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो अगर 10 की पावर 3 आ जाए तो हमें पता है दशमलव को 3 अंक बाईं तरफ शिफ्ट कर देंगे। लेकिन अगर 5 की क्यूब तो आपके पास है नहीं, क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं था, लेकिन आपने मल्टीप्लाई अगर कर दिया डिनोमिनेटर में, तो बैलेंस करने के लिए अंश में भी कर दीजिए। तो अंश और हर में अगर किसी एक नंबर से गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी से न्यूमरेटर में भी कर देंगे। अब ये हो गया 17 into 125 डिवाइडेड बाई, इसको अब आप 2 into 5 की पावर 3 लिख दीजिए। अच्छा, इसका गुणा कर लेते हैं। 17 बचे 85, 5 आया 8, 17 दूनी 34, 8 42, 2 4, 17 17 4 21, 2125/10 क्यूब ये आ जाता है। अच्छा, अब आप देखिए 10 की पावर है 3, तो दशमलव 3 प्लेस बाईं तरफ 1 2 3, तो इसको लिख सकते हैं 2.125। तो हमने बिना भाग दिए हुए इसका दशमलव प्रसार लिख दिया। उसका नियम अब आपको समझ में आ रहा होगा। क्या करना होगा कि चाहे केवल 2 की पावर आ रही हो या केवल 5 की पावर आ रही हो या दोनों आ रहे हो, आपको करना ये होगा दोनों की घातों को बराबर बनाना होगा। तो जितना अंतर है दोनों की घात में, उतने अंतर से आपको अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। अंतर का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ 2 क्यूब है और 5 की पावर 0 है, 5 नहीं तो 5 की पावर 0 है, अंतर कितना हुआ 3 - 0, तो आपको 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अब सोचिए अगर किसी के डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 हो और 5 की पावर 3 होती, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 5 - 3 हो गया 2, तो आपको 5 की पावर 2 से डिनोमिनेटर में, तो फिर न्यूमरेटर में भी 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होता। तो अब इसको हम भाग देके वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
कि हम 17/8, तो हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा 17 को, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा ये यहाँ पे, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ाएं 8 कम 8 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 8 दूनी 16 आ जाएगा, फिर 4 आया, 8 पंच 40 हो जाएगा। तो आप देखिए ये 0 आ गया और दशमलव 2.125 रिमाइंडर 0 आ गया, यानी शांत हुआ। तो 2.125 यहाँ से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, तो हमें भाग दे के भी पता लग जाएगा कि दशमलव शांत है, और बिना भाग दिए हुए भी हम बता सकते हैं शांत है, और बिना भाग दिए हुए दशमलव में भी बदल सकते हैं अगर हमें इस नियम का अच्छे से पता है। अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करते हैं, जिसमें से जो पहला प्रश्न है उसमें ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसमें पहला भाग हम ले लेते हैं 36/100। हालांकि इसको हम देखते ही बता सकते हैं कि इसका प्रसार कैसा होगा, चूंकि डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है, 1 के बाद 2 जीरो आ रहे हैं, तो आप इसको दशमलव में लिखना चाहेंगे तो 2 जीरोस हैं, तो बाईं तरफ 2 शिफ्ट कर दे दशमलव, तो 0.36 हो जाएगा। और ये दिख रहा है कि ये शांत यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो हमने बदल भी दिया और आसानी से बता भी दिया। जब 1 की घात आ रही है, 10 की पावर आ रही है, 1 के बाद जीरोस आ रहे हैं, तो आप सीधे लिखिए शांत टर्मिनेटिंग होगा, और जितने जीरो से काउंट करके उतने दशमलव उतनी तरफ बाईं तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। नंबर 2 पर आते हैं, और इसमें दे रखा है इन्होंने 1/11, तो 1/11 से डिनोमिनेटर देखिए क्यू, तो 11 आ रहा है। हमने बताया था आपको अभाज्य में 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का ही डिनोमिनेटर यानी हर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 2 की पावर छोड़ दीजिए, 2 और 5 तो आ ही नहीं रहा, बल्कि 11 फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब ये हमें यहाँ से सीधे पता चल गया कि ये शांत है, यानी अशांत है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, तो ये हमने देख के ही बता दिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। अब दशमलव प्रसार लिखना है, चूंकि नॉन टर्मिनेटिंग है दशमलव प्रसार में, फिर ये नियम तो चलेगा नहीं इसका, तो हम क्या करेंगे कि अब इसको भाग देना पड़ेगा, और भाग दे देते हैं। तो 11 से भाग देंगे 1 को, तो डेसिमल लगाना है, 1 जीरो बढ़ाना है, फिर 1 जीरो आ जाएगा, 0 हो गया ये, तो 9 बार जाएगा ये, 99 आ जाएगा, 1 बचा, देखिए फिर से वही 1 आ गया, तो इसका मतलब आपको फिर से वही 0 9 मिलेगा। एक बार देख भी लेते हैं, 0 बढ़ाया, नहीं काम बनना क्योंकि 11 से छोटा है ये, तो फिर 1 जीरो और बढ़ाएंगे, अब डबल हो गया, अब ये 9 टाइम्स चला गया। अब आप देखिए ये वही बार बार आपको 1 मिलता चला जाएगा, तो ये कंटिन्यू रहेगा, इसका मतलब ये भी ऐसे कंटिन्यू रहेगा। तो अब आप इसको लिख सकते हैं कि दिस इज 1/11 इक्वल्स टू 0.09 के ऊपर बार लगा के लिखा जा सकता है। 2 अंकों की पुनरावृत्ति इसमें होगी बार बार, 09 09 09 करके, तो ये परिमेय संख्या है, तो उसका अशांत तथा नॉन रिपीटिंग वाला केस चल रहा है, अशांत तथा आवर्ती। तो अशांत तथा आवर्ती का रूप होगा इसका, माने कि अंकों का रिपीटिशन होगा समान अंतराल पर। तो इस तरह से ये सेकंड वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन को देख सकते हैं। थर्ड पार्ट में मिक्स फ्रैक्शन है, 4 and 1/8 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 832 और 1 33/8 हो गया। अब ये चूंकि 8 अंश है, इसको अगर गुणनखंड करिएगा तो ये 2 क्यूब हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि एक दशमलव कैसा है, शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 2 की पावर्स आ रही है। तो आपको पता है कि 2 की केवल पावर्स आ जाए या केवल 5 की पावर आए या दोनों की पावर आए तो ये टर्मिनेटिंग होता है। तो टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसको दशमलव में बदलना है तो फिर से वही नियम का पालन कर लेते हैं हम लोग जो अभी किया था। हमने क्या बताया आपको कि अंश हर में 2 और 5 की पावर को इक्वल बनाना है। तो यहाँ पे तो केवल 2 की पावर आ रही है, तो फिर क्या करना, 5 की पावर लानी पड़ेगी। कितनी पावर लेना होगा, क्योंकि ये 2 क्यूब है, आपको 5 क्यूब से अंश और हर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा। कर देते हैं, 33 इंटू 125 हो गया डिवाइडेड बाई, इसको अब आप 2 इंटू 5 की पावर 3 लिख सकते हो। अब आप यहाँ पर इसको रफ पर 125 और 33 का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो 3 5 15 5 हुआ, 3 दूनी 6 7 आ जाएगा, ये 3 हो गया। फिर 3 से करेंगे तो 5 7 3 आएगा, इसको जोड़ देते हैं, 5 2 1 और 4 4125। दिस इज 4125 डिवाइडेड बाई 10 क्यूब। अब इसमें कितने अंक आ रहे हैं, दशमलव 10 की पावर आ रही है 3, तो 3 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 1 2 3 4.125 ये इसका दशमलव प्रसार होगा। तो आप भाग दे करके भी इसको निकाल सकते हैं और डायरेक्ट नियम के आधार पर भी इसको आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके बाकी के भाग को आप हल कर सकते हैं आसानी से, कुछ खास इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आप बस हर को गुणनखंड करिए हर का
और देखिए कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड आता है तो फिर आप कह देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, और अगर केवल 2 या 5 आ रहा है और दोनों आ रहे हैं तो फिर ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या दिया है कि आप जानते हैं कि 1/7, तो 1/7 को लिखा गया है 0.142857 और इस पर बार लगा हुआ है। यानी ये कह रहे हैं 1/7 का जो दशमलव प्रसार है वो ये है 0.142857। यानी इसमें जो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है वो किसकी है, 142857। इसके बाद फिर से आपको 142857 अनंत तक मिलेगा। तो 1/7 का दशमलव प्रसार तो दे दिया। अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि आप बताइए कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 इनके दशमलव प्रसार कैसे होंगे। तो ऑब्वियसली ये बात हम लोग पहले से बता सकते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि डिनोमिनेटर यानी हर में गुणनखंड में अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या आ जाती है तो वो अशांत हो जाएगा तथा आवर्ती होगा। तो हमें ये पता चल गया यहाँ पे सारे सब में डिनोमिनेटर 7 है, तो इसका मतलब एक अभाज्य संख्या 2 और 5 के अलावा आ रही वो है 7। तो इसका मतलब इन सबके दशमलव प्रसार क्या होंगे, अशांत तथा आवर्ती होंगे। यानी इसको आप अनावसानी तथा आवर्ती भी कह सकते हैं, यानी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यानी कि बिल्कुल जैसे कि हम लोगों ने ये देखा इसमें 0.142857 की पुनरावृत्ति हो रही बार बार 1/7 में, वैसे ही यहां पर भी अंकों की पुनरावृत्ति होने जा रही है। तो अब कैसे हो और इसका दशमलव प्रसार हम कैसे बताएंगे बिना भाग दिए हुए, कैसे करें इसको। तो 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/7, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो क्यों, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 × 1/7 इसको लिखा जा सकता है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो 1/7 है इसका मान हमें पता है कितना है, ये 0.142857 बार लगा दी। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 × 7, तो 2 का 7 से गुणा करिए 14 आएगा 14, 1 बचा, 2 5 = 10, 1 11 हो जाएगा, 1 जोड़ दिया, 2 × 8 है 16 यानी 16 होगा, तो 1 जुड़ेगा 17 हो जाएगा ये। फिर 2 दूनी 4 में 1 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, 2 1 कम 2 0 पॉइंट, अब बार उतना ही लगा दीजिए उसी अंक। तो हमें 0.285714 ये मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम लोग अब आगे समझ गए हैं कि 3/7 का अगर हमें दशमलव प्रसार देना है तो हम 3 × 1/7, तो 3 × 0.142857 पर बार लगाएंगे, 3 से गुणा करेंगे, 7 × 21, 1 2 3 5 ये 15 2 17 के साथ हासिल 1, 8 × 24 और 1 ये 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 2 बच रहा है, तो 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, 4 3 12 2 आएगा, 3 एकम 4 आ जाएगा, 0.4 बार, तो 0.42857 ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करके और आसानी से पता लगा सकते हैं कि इनके मान क्या होंगे। तो अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि 4/7 को हम लोग 4 × 1/7, 1/7 का फिर मान यहाँ रखेंगे 0.14287 बार, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही 5/7 और 6/7 को भी हम लोग दशमलव में व्यक्त कर सकते हैं बिना भाग दिए हुए 1/7 के दशमलव प्रसार के आधार पर। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में दशमलव रूप दिया हुआ है और उसे हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है परिमेय संख्याओं का। तो देखते हैं, पहले थर्ड का एक क्वेश्चन नंबर दिया है इन्होंने, फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार को हमें फ्रैक्शन यानी p/q के रूप में लिखना है, व्यक्त करना है। तो इसका नियम हम लोग इस पर आधारित उदाहरण कर रखे हैं पहले से ही। तो करते क्या है, ऐसे प्रश्नों में हम मान लेंगे कि माना x बराबर 0.6 बार। अच्छा, इसको दशमलव प्रसार अगर लिखें तो 0.6666 एंड सो ऑन, ये अनंत तक जाएगा समीकरण 1। फिर आपको हमने बताया था कि एक अंक यहाँ पर जो है वो रिपीटिशन हो रहा है, बार बार यही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों समीकरण को। तो दशमलव एक अंक दाहिनी तरफ, भाग देने पे बाईं तरफ आता है, तो गुणा करने पे दाहिनी तरफ जाएगा। 6.6666 डॉट डॉट डॉट, ये मिल गया सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो समीकरण 2
माइनस समीकरण 1 कर देते हैं। तो बाएं पक्ष घटाएंगे 10x माइनस x कितना आ जाएगा 9x आएगा। यहाँ दशमलव के बाद के डिजिट सब बराबर हो गए तो दशमलव के बाद तो 0 आएगा घटाने पे। 6 माइनस 0 क्या आ जाएगा 6 आएगा। तो ये हो गया 6.0000 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखेंगे 9x इक्वल टू 6 तो x आ जाएगा 6/9 यानी 2/3। ये रहा इसका भिन्न का रूप यानी p/q का रूप हो गया 0.6 बार का। तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड पर चलते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो दे रखा है इन्होंने 0.47। इस बार जो बार लगा है वो 7 पे लगा हुआ है, केवल 7 पे लगा है, जबकि 2 डिजिट का ये नंबर दे रखा है इन्होंने 0.7 बार। अब इसमें तरीका वही होगा कि हम एज्यूम कर लेंगे x इक्वल्स टू 0.47 बार। तो इसका अर्थ क्या हुआ 0.47777 रिपीट होता जाएगा अनंत तक। समीकरण 1 हो गया। अब इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दशमलव एक अंक दाहिनी तरफ शिफ्ट हुआ 77777 डॉट 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 मिल जाएगा। ये 4 बार ही लिखिए डॉट 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 1 सेकेंड इक्वेशन। अब चूंकि दशमलव के बाद जो है वो एक ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही थी तो हम इसको 10 से हमने इस समीकरण को मल्टीप्लाई कर दिया। अब घटा देते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देते हैं तो रिजल्ट देखिए क्या मिलेगा 10 माइनस एक्स तो ये 9x बाई तरफ आएगा। इसको जब घटाइएगा तो देखिए दशमलव के बाद यहां से देखिए ये 7777 ये 77 है, ये तो 0 ये भी 0 ये भी 0 इधर से भी 0 सारे 0 जाएंगे, लेकिन 7 माइनस 4 करेंगे तो दशमलव के बाद 3 बचेगा और 4 माइनस 0 4 बचेगा। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर 4.3/9। अब दशमलव यहां से अगर हटाया जाए तो पता है आपको कि अगर यहां से एक दशमलव हटाएंगे तो 0 नीचे की तरफ बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 43/90। ये रहा इसका p/q रूप, तो जिसको हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्न को हमें हल करना है कि x बराबर मान लिया एक अंक की पुनरावृत्ति 10 से मल्टीप्लाई किया, एक अंक की पुनरावृत्ति 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों समीकरणों को घटा देना। नियम सब एक ही तरह से हैं, बस ध्यान देना इसमें दशमलव के बाद के अंक सारे बराबर थे तो 0 आ गया था। यहाँ दशमलव के बाद के सारे अंक बराबर नहीं है तो जो बराबर वाले हैं उनकी जगह पर 0 रख देंगे, जो बराबर नहीं था उसको घटा के लिख दिया, तब दशमलव आ रहा है। तो दशमलव को अगर अंश से हटाना होता है तो हम क्या करते हैं दशमलव के बाद जितने अंक हैं गिन लेते हैं। एक अंक है तो 1 0 नीचे बढ़ जाएगा, अगर 2 अंक होते तो 2 0 बढ़ जाता और दशमलव हट जाता। तो इस तरह से हमें ये 43/90 मिल गया। थर्ड इसका पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में दे रखा है 0.001 पर बार लगा हुआ है तो x बराबर हमने ले लिया 0.001 बार ले लिया। अब इसको लिखेंगे x बराबर 0.001001001 एंड सो ऑन अनंत तक होगी। हमने आपको बताया कि दशमलव के बाद जितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी 1 के बाद उतने ही 0 लेते हुए मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 पर बार लगा है यानी 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो समीकरण 1 को अब 1 के बाद 3 जीरोस लगाएंगे यानी 1000 से गुणा करेंगे, ये हो गया 1000x बराबर दशमलव 3 अंक दाहिनी तरफ जाएगा तो ये हो गया 1 पॉइंट, ये 2 जीरो दशमलव के पहले लिखने का कोई मतलब नहीं होता है तो 1 पॉइंट या 1 2 3 यहां पर आ जाएगा। तो उसके बाद मिला 001 001 एंड 001 एंड सो ऑन। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं तो 1000 में से अगर x गया तो 999x बचेगा। अच्छा दशमलव के बाद के सारे अंक समान है तो 0 मिलेगा, दशमलव के बाद 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 1/999। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि 0.999999 डॉट 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 को p/q रूप में लिखना है। तो लिख लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे, बिल्कुल माना x बराबर 0.999999 सो ऑन। समीकरण एक ही अंक का रिपीटिशन हो रहा है बार बार यहाँ, तो क्या करेंगे एक अंक अगर रिपीट हो रहा है तो 1 के बाद 1 0 बढ़ा दिया हमने 10 हो गया। तो इस समीकरण को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो ये हो जाएगा 10x 9.999 हो जाएगा। दशमलव एक अंक दाहिनी तरफ शिफ्ट हो गया। अब घटा देते हैं समीकरण 2
में से समीकरण 1 को माइनस कर लेते, तो 10x माइनस x हो जाएगा 9x, और 9 माइनस 0 9 आएगा, दशमलव के बाद सब बराबर था तो ये हो गया x बराबर 1। तो ये कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है कि आपने 0.99 को दशमलव में बदला तो ये 1 बन गया पूरा। तो ऐसा दिख रहा है कि ये देखिए इसका जो लगभग मान है, अप्रोक्सीमेट जो मान इसका आएगा वो लगभग 0.99999 को अगर हम राउंड ऑफ कर लेंगे तो 1 के लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पर जो लगभग बराबर मान है वो इसका 1 होता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 1/17 का हमें दशमलव प्रसार बताना है और ये बताना है कि दशमलव के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो उसके लिए हमें इसको भाग देना पड़ेगा। तो चलिए भाग देते हैं और देखते हैं। 17 से 1 को भाग देंगे तो जाहिर सी बात है छोटा है ये, तो एक दशमलव लगाया, एक 0 पड़ गया। अभी भी छोटा है, एक 0 और बढ़ाएंगे 100 हो गया। अब 5 टाइम्स जाएगा, तब से 85 होता है, 5 आ गया, यहाँ पे 1, अब 0। अब ये 8 टाइम्स जाएगा, 136 होता है, माइनस करेंगे 14 बचेगा, एक 0 और बढ़ा लिया। अभी भी 8 टाइम्स जाएगा, ये 136 होगा, 40 आ गया। 17 दूनी 34 होता है, तो 34 6 आया रिमाइंडर, एक 0 और बढ़ाया। 17 51 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स जाएगा, अभी 9 आ जाएगा। 17 25 85 आ जाएगा, 85 आ गया, 5 आ गया। देखिए अभी भी रिमाइंडर रिपीट नहीं हो रहा। अभी रिमाइंडर यहाँ 15 आया था, यहाँ 14 आया था, यहाँ पे 4 रिमाइंडर आया था, यहाँ पे 6 आया था, यहाँ पे 5 आ रहा है। कहीं रिपीट नहीं हो रहा। जब तक रिपीट नहीं होगा तब तक ये डिवीजन रोकना नहीं है, आगे बढ़ना है। अच्छा अब ये 0 बढ़ा लिया यहाँ, फिर 17 दूनी 34 ही आएगा। अब ये 16 16 आ गया। देखिए अभी 16 अभी तक नहीं आया था, रिमाइंडर में 16 आ गया, फिर 0 बढ़ाएगा। अब ये 9 टाइम्स जाएगा, तो 153 आ जाएगा, 17 नवे है। अब यहाँ से 7 आ जाएगा और यहाँ पे 7 बचेगा, तो 7 आ जा रहा है। अब एक 0 और बढ़ा लिया आपने, 17 51, 17 चौको 68 हो जाएगा, 68 आ जाएगा। अब 2 आ गया 20, अब ये 17 एकम 17 लिखिए, 30 आएगा। अभी भी एक बार जाएगा, 13 आ जाएगा, एक 0 और बढ़ाया। बिल्कुल रिमाइंडर बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, हर जगह अभी अलग अलग आ रहा है, कहीं रिपीट नहीं हुआ है पुराने से। 130 आ गया। अब 7 टाइम्स जाएगा, 119 हो जाता है यहाँ पे। अब ये 11 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, 17 102 आ जाएगा। 102 के बाद 8 आ जाएगा, 80 आ गया, तो 17 चौक 68 आ जाएगा, यहाँ 68 आ जाएगा। अब ये आ गया यहाँ से 2 और 1, तो 120 हो जाएगा, 17 7 119। तो ये हमें एक यहाँ पर शेषफल मिल जा रहा है। और शेषफल जैसे ही एक आया, आप देख सकते हैं एक शेषफल यहाँ, और शुरुआत भी एक से ही करी थी आपने, तो फिर से हमें ये शेषफल दोबारा मिल गया। तो जहां दोबारा मिल जाता है वहीं पर हम रुक जाते हैं। अब आगे की फिर अब सारा प्रोसेस फिर से वही पूरा रिपीट हो जाएगा। तो भागफल में सारे अंक अब दोबारा से मिलने लग जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर बार लगा सकते हैं इसको, 0.058823529411767 ये बार लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति अगर देखें, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। दशमलव के बाद। तो ये है, इस तरह से हम इसका दशमलव निरूपण बता सकते हैं, दशमलव प्रसार बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 जैसा दिया हुआ है, अगर आप पढ़ें इस प्रश्न को, तो इसमें यह दिखाई पड़ रहा है कि अगर कोई भी परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप की है, जहां पर पी क्यू पूर्णांक है और पी क्यू में 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो आपसे प्रश्न ये कर रहे हैं कि अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है तो q के गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ये तो हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि अगर p बाई क्यू के रूप में अगर ये शांत यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा है, तो फिर q के गुणनखंड का रूप किस प्रकार का होगा। तो आपको बस इतना ही उत्तर बताना है कि ये जो q है इसका रूप 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m का होना चाहिए, जहां m और n क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। इतना आपको बताना पड़ेगा। पूर्ण संख्याओं का मतलब हो गया 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये तो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिखा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हैं।
तो अनवसानी और अनावर्ती, अनवसानी तथा अनावर्ती, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, एंड नॉन रिपीटिंग, तो ये तो फिर हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसे लिखते हैं, वो बहुत आसानी से हम लिखते हैं। केवल 3 उदाहरण हमें बताना, कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दिया 2.01, फिर 001, फिर 0001, फिर एंड सो ऑन। 0 की संख्या बढ़ाते जाइए। तो अब इसमें कोई पैटर्न नहीं दिखाई पड़ेगा कि आप इसमें बार लगा सकें, बराबर रिपीट नहीं हो रहा है, जीरोस बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग बार नहीं लगा पाएंगे। ये हो गया। ऐसे कोई और लिख लीजिए, 3.12 ले लीजिए, अब 112 कर दीजिए, 1112 कर लीजिए, 1112 कर दीजिए एंड सो। फिर कोई और ले लीजिए, 4 ले लेते हैं, 4.32, फिर 332, 3332, 33332 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारी संख्या हम लोग बता सकते हैं जिसमें दशमलव का जो प्रसार होगा वो ध्यान रखना है, टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग नहीं आना चाहिए, माने अंकों की पुनरावृत्ति समान अंतराल पर नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, संख्या बढ़ाते चले जाइए। जैसे इसमें 0 का नंबर बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसमें 11 बढ़ाते जा रहे हैं, इसमें 33 बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, 8 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 5/7 तथा 9/11 के बीच में आपको 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। परिमेय नहीं लिखना, अपरिमेय लिखना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि दशमलव, लगभग दशमलव में इसका मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 7/5 को दशमलव में बराबर कुछ 2 या 3 अंकों तक हम लोग निकाल लें, जिससे पता लग जाए कि इसके बीच में कैसे संख्या लिखी जाएंगी। तो हम दशमलव के रूप में इसको व्यक्त कर लेते हैं। दशमलव बढ़ाया 0, 7 7 49 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 7 1 7 आएगा, ये 3 आ जाएगा, 7 4 28 आएगा, ये 2 आएगा। आगे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिख लीजिए कि 5/7 इक्वल्स टू 0.714 डॉट 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 करके छोड़। इसी तरह से 9/11 है, इसका भी दशमलव प्रसार लिख लेते हैं। तो 11 को 9 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसमें अभी तो फिलहाल 11 से 9 को डिवाइड करते हैं। तो छोटा है ये, 0 बढ़ाया, दशमलव लगा दिया, यहाँ पे 1 0 हो जाएगा, 11 के 88 हो जाएगा, क्या जाएगा 2। फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 1 बार जाएगा, 11 आ गया, फिर 9 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, 88 आ जाएगा, यहाँ से 2 फिर से रिपीट होने लगा। हालांकि इसको 8 बार भी लिख सकते हैं आप, 0.8181 एंड सो ऑन, ये लिख दिया। अब इसके बीच में हमें अपरिमेय संख्या चाहिए। तो अपरिमेय में ध्यान क्या रखना होगा कि जो दशमलव का प्रसार होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, साथ में नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, 0.71 0.81 है, तो इसके बीच में 0.75 पड़ेगा। 0.75 इसके और इसके बीच में है, क्योंकि 2 अंकों में देखिए 7181, तो 71 से बड़ा 75 हो गया ये, और 81 से छोटा है। अब यहाँ पे अपने मन से कुछ भी रिपीटिशन लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे लिख दीजिए आप 7, फिर 2 5 बढ़ा दीजिए, फिर 7, फिर 3 5 बढ़ा दीजिए, फिर 7 एंड डॉट 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 डॉट। अब ये अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह से फिर 0.76 कर लीजिए। अब यहाँ पर 766 7 बढ़ाते चले जाइए। अब आप 7 7 ले लीजिए, तो यहाँ पर 7 7 ले लीजिए, या कुछ और ले लेते हैं, 751 कर देते हैं। तो 751 हमने ले लिया, फिर यहाँ पर 5 ले लिया, फिर 115 कर दिया, फिर 1115 कर लिया एंड सो ऑन। ऐसे करते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए, आपको ये सारे अपरिमेय संख्याएं मिलती जाएंगी। 1 2 3 ऐसे बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं जो इनके बीच में लाई करेगी। बस ये जरूर देख लीजिएगा कि दशमलव के 2 अंक तक, ये 2 अंक तक हमने ज्ञात करके देख लिया कि इसके बाद जो दूसरा अंक है उसके बीच में ही होना चाहिए। तो 71 और 81 के बीच में कोई भी ले लीजिए। जैसे 0.72 आप ले सकते हो, 0.73 ले सकते हैं, 0.74 ले सकते हैं, 0.75 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बस आगे के अंकों में ध्यान रखेंगे कि एक अंतराल में बढ़ाते चले जाइए। 5 5 तो 3 बार आ गया, 6 6 था तो 3 बार 6 कर लिया, 1 फिर 2 बार 1, फिर 3 बार 1 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ाते जाइए। तो इस तरह से हम लोग अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं किसी भी 2 दी गई परिमेय संख्याओं के बीच में। तो आपको दशमलव के प्रसार उसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि उसमें कौन सी अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो आइए अब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में
कि आपको सारे पार्ट्स यहाँ पर लिख रखे हैं और ये बताना है कि इन संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है तथा कौन सी अपरिमेय है। सिर्फ हमें इतना बताना है कि कौन सी परिमेय है तथा कौन सी अपरिमेय। तो सीधी सी बात है कि जैसे ये जिसमें दशमलव निरूपण नहीं है, तो दशमलव निरूपण नहीं है तो हमें क्या देखना होता है कि वर्गमूल के अंदर अगर पूर्ण वर्ग है तो वो परिमेय संख्या होगी, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय होगी। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि अंडर रूट के अंदर 23 है, जो कि 23 पूर्ण वर्ग नहीं होता है, इसलिए ये संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अंडर रूट वाला केस इसके पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं। रूट 225 ये पूर्ण वर्ग है, ये 15 का स्क्वायर होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ये 15 इंटू 15 है ये, तो इसको आप बाहर निकालेंगे रूट से तो 15 आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये परिमेय संख्या मिल जा रही है। अब यहाँ पर आते हैं तीसरे में, अब ये दशमलव वाले आ गए। दशमलव में आपको प्रसार के आधार पर बताना पड़ेगा। अगर दशमलव प्रसार शांत है तो वो परिमेय संख्या होगी, और अगर अशांत में भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग है तो फिर वो परिमेय होगा। लेकिन अगर डेसिमल में एक तो नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिपीटिंग भी है तब अपरिमेय बनता है। तो यहाँ देखते हैं 0.3796 डॉट 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 नहीं लगा, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, यानी ये शांत दशमलव है। तो शांत दशमलव है तो फिर ये कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इस पर आते हैं, यहाँ पर देखिए 47847, तो यहाँ पर आपको देखिए 478478, इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो 7.478 का बार, तो फिर ये परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि समान डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, ये परिमेय संख्या हो गई। यहाँ देखिए 1.10 फिर 2 0, एक 0 है, फिर 2 0 हो गया, फिर 3 0, फिर 4 0, ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये तो सीधा सीधा अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी अनावसानी तथा अनावर्ती है ये दशमलव इसका प्रसार, और ये कैसा था, अनावसानी लेकिन आवर्ती, इसलिए ये परिमेय संख्या थी। तो दशमलव के प्रसार के आधार पर भी हम लोग परिमेय अपरिमेय को बता सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्नावली यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो अब आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी कि वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरह से होता है, शांत टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग होता है, यानी आप बार लगा सकते हो, बार बार डिजिट्स रिपीट होने लग जाती हैं। लेकिन अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार सिर्फ एक तरह का होता है, और वो होता है अनावर्ती तथा अनावसानी, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा और साथ में अंकों की रिपीटिशन एक ही अंतराल पर नहीं होगा, कुछ बढ़ता जा रहा है घटता जा रहा है, ऐसे हो सकता है। तो ये हम लोग दशमलव के आधार पर भी परिमेय और अपरिमेय का निर्धारण कर सकते हैं। नहीं तो परिमेय अपरिमेय को तो हम P/Q के रूप से भी कर सकते थे कि P/Q के रूप में जिसको व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ PQ पूर्णांक होने चाहिए, PQ में कोई भी कॉमन फैक्टर या कॉमन गुणनखंड नहीं है, उसके आधार पर भी हम लोग ये निर्धारित कर सकते हैं कि ये परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। लेकिन दशमलव के आधार पर भी हम निर्धारित कर सकते हैं अगर हमें दशमलव प्रसार के बारे में जानकारी। तो उम्मीद आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अब अच्छे से समझ आ रहा होगा और ये एक्सरसाइज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। तो अब आप इसका अभ्यास करिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको पूछ सकते हैं। तो अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू।